नमस्कार दोस्तों। मैं ये ओएसएच कोड बड़ा लंबा हो गया। पहले मैंने जो कोड ऑन वेजेस और सोशल सिक्योरिटी कोड में आपको बताया, वो मैंने 2-2 एपिसोड्स में 2 पार्ट्स में मैंने 2-2 पार्ट्स में कवर कर दिए। अब पहले 3 पार्ट इस कोड के हो चुके हैं। देखो, आपको पहले पता है भी ये कोड जो है ये काफ़ी लंबा है। लंबा कैसे है भी, इसमें प्रोविजंस पहले तो 13 एक्ट्स हैं। इसमें 13 एक्ट्स को शामिल करके ये कोड बनाया गया है। और दूसरा इसमें ये चीज़ भी है भी 13 एक्ट्स को शामिल करना, रजिस्ट्रेशन इसमें है, रेवेन्यू पार्ट भी इसमें है, वेलफेयर भी इसमें है, हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशंस भी इसमें है, लीव्स भी इसमें है, वर्किंग आवर्स भी इसमें है। यानी फैक्ट्री के वर्करों का हेल्थ, वर्किंग कंडीशंस, सारा कुछ इस कोड में है। सो इट्स टेकिंग टाइम दोस्तों। अगर इसके रूल्स आ गए होते तो ये 5 एपिसोड्स में भी पूरा ना हो पाता। सो वी विल कंप्लीट दिस कोड इन दिस वेरी लास्ट चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये जो पिछली बार मैंने आपको बताया था भी, रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन जो है वो करने हैं हमें इलेक्ट्रॉनिकली। परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑटो परमिशन है। वी कैन मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली। हाँ, फॉर्मेट जो रिकॉर्ड मेंटेन करने का है दोस्तों, वो वही होना चाहिए जो गवर्नमेंट अपने रूल्स में प्रेस्क्राइब करेगी, उसमें वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। नाउ द थिंग इज, inspection policy stands changed as per section 34. provisions of e-inspection has been made mandatory. e-inspection का पर्पज आप समझते हैं। आज की डेट में भी जो आई एम टॉकिंग ऑफ पंजाब एंड अदर स्टेट्स आल्सो, ये पोर्टल में अपलोड की जाती हैं इंस्पेक्शन, बट फैक्ट्री एक्ट की इंस्पेक्शन अंडर ओएसएच कोड आल्सो, जब तक एक ऑफिसर फैक्ट्री को विजिट नहीं कर लेगा, वो कैसे देखेगा यहाँ पे मशीन्स प्रॉपर हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के कंडीशंस प्रॉपर हैं, या यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस, एयर, हैजर्डियस वेस्ट, मशीनरी की अप्रूवल, बिल्डिंग अप्रूवल और बिल्डिंग की जो स्टेबिलिटी है वो देखने में भी ठीक है, और बिल्डिंग में एग्जिट, एंट्री पॉइंट या हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी और बाकी की चीज़ें हैं प्रॉपर वे में कि नहीं। अगर वो नहीं होंगी, अगर वो नहीं विजिट करेगा, तो वो कैसे पता लगेगा? हाँ, इंस्पेक्शन आपकी प्रॉपर वे में अपलोड होगी और उसका प्रॉपर आपके पास हमेशा ही रिकॉर्ड रहेगा। जो आप उसमें कंप्लायंस रिपोर्ट भी करेंगे वो भी ऑनलाइन ही जाएगी। नेक्स्ट है, वुमेन वर्कर कैन बी डिप्लॉयड इन ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। पहले होता था जी लाइटर वर्क देना है ना दोस्तों। हाँ, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो एक सेपरेट चीज है भी। यहाँ पे वुमेन वर्कर को सब तरह का काम दिया जा सकता है, मगर फिर भी ऐसा हैजर्डियस वर्क उनसे नहीं लिया जाएगा जिसके लिए वो कैपेबल नहीं है। If women worker gives consent, she can be deployed in the night shift subject to the conditions of safety, holiday, working hours, section 43 and 44. ये मैंने लास्ट एपिसोड में भी आपको बताया था भी, वुमेन वर्कर कैन बी डिप्लॉयड इन नाइट शिफ्ट्स सब्जेक्ट टू द हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट का चैप्टर जो है वो है, It shall apply to all factories employing 50 workers for both registration and licensing. ये 50 वर्कर्स हम बात तो कर लेते हैं। आपको पता है ये 50 वर्कर्स कौन से होते हैं? 50 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। अगर फैक्ट्री ने 50 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कर लिए तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है और कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेने की जरूरत है। जो पहले लाइसेंस होता था कॉन्ट्रैक्टर का, वो 1 साल के लिए होता था। अब इस कोड में 5 साल के लिए वो कर दिया गया। नेक्स्ट है, कॉन्ट्रैक्टर वर्क्स विदाउट लाइसेंस देन इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी भी उसका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो प्रॉपर लाइसेंस्ड हो। उसकी रिकॉग्निशन अगर एक्ट में कर दी गई है तो भाई वो लाइसेंस लेने में उसको क्या प्रॉब्लम है। जो कॉन्ट्रैक्टर है, he will be responsible for payment to its employees and in case he fails the principal employer will make the payment। देखो, एक
वाइकेरियस लाइबिलिटी होता है वर्ड। अगर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट नहीं देगा तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उसको पेमेंट देनी पड़ेगी उसके वर्कर्स को। ऑन द कंप्लेंट ऑफ एम्प्लॉयर, appropriate government may pass orders for releasing payment from the security amount of the contractors। ये बड़ा अच्छा प्रोविजन है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्टर जब अपना लाइसेंस लेता है तो वो पर वर्कर पैसे जमा कराता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने पेमेंट नहीं दी और भाग गया तो जो एम्प्लॉयर है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लिखेगा, भाई इस ठेकेदार ने पेमेंट अपने वर्करों को नहीं दी और भाग गया, तो वो उस सिक्योरिटी अमाउंट में से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्कर्स को पेमेंट देगी। आपको शायद पता हो, अगर कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो उसका सिक्योरिटी अमाउंट उसको वापस मिलती है आज भी, मगर सभी वर्कर्स से उसको कंसेंट लेनी पड़ती है फुल एंड फाइनल की, हमें हमारे पैसे पूरे मिल गए, तभी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसके पैसे वापस करती है सिक्योरिटी के। आज भी वही कंडीशन है। अब नेक्स्ट जो देखते हैं वो है फैक्ट्रीज एक्ट में, इन केस सबमिशन ऑफ और नो डिसीजन इज टेकन बाय एप्रोप्रिएट विद इन 30 डेज then it will be deemed permission। यानी इन केस आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑल प्लान्स, हमने सारे प्लान सबमिट कर दिए फैक्ट्री एक्ट में, गवर्नमेंट ने 30 डेज में कोई डिसीजन नहीं लिया फैक्ट्री एक्ट के नक्शों के बारे में, तो वो डीम्ड अप्रूवल मानी जाएगी। एजी का मतलब यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। बाय मियर चेंज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी देयर इज नो नीड टू गेट अप्रूवल ऑफ साइट प्लान्स अगेन। पहले क्या होता था जी, हमने मशीन इधर की उधर कर दी, ओ जी ये तो हमारे साइट प्लान के हिसाब से बदल गया सारा, तो नया नक्शा बनवा लो। अब कुछ नहीं है, कहते माइनर चेंजेस, वर्कर को हैजर्ड नहीं होना चाहिए, कोई रास्ते ब्लॉक नहीं होने चाहिए, उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए कुछ खतरा नहीं होना चाहिए, तो सेम है वो, कोई नक्शे दोबारा बनाने की, साइट प्लान दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है। अप्रूवल ऑफ साइट अप्रेजल कमेटी वुड बी मेड विद इन 30 डेज। बहुत डिपार्टमेंट आते हैं भाई, इसमें एक्सप्लोजन भी आ जाता है, ये जो हैजार्डियस वाले भी आ जाते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल भी आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी आ जाता है, उसकी अप्रूवल अब 30 डेज में मिल जाया करेगी। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑन साइट इमरजेंसी प्लान जो है सेक्शन 84 2 और 84 में बता दिया गया। पहले भी ये है, ऑलरेडी भी है, बट इतना हिडन था किसी को पता भी नहीं लगता था। वो क्रॉनिकल इतना बड़ा था, फैक्ट्री के रूल्स इतने बड़े थे, पकड़ के देखते रहते थे। अब इन्होंने एक्ट में प्रॉपर वे में इसको मेंशन कर दिया। पेनल्टीज जो हैं भैया इसकी सेक्शन 94 में थी, अब 106 में कर दी गई। मैं आगे पेनल्टी आपको पढ़ूंगा भैया, बहुत पहले तो 1 लाख रुपए तक ही हम चलते रहते थे, अब आ गई 5 लाख रुपए तक पेनल्टीज। और फिर कंटिन्यूइंग ऑफेंस इंप्रिजनमेंट इज मस्ट। इसलिए बेटर पता क्या होगा हमारे लिए, पेनल्टीज की क्लॉज में पढ़ तो देता हूं, बट हमारे लिए बेहतर ये होगा पेनल्टीज के चक्कर में पढ़ने के बजाय कंप्लायंस ही फैक्ट्री एक्ट की पूरी कर ले। सोशल सिक्योरिटी फंड विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। हाँ ये भाई अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स भी हैं हमारे पास, तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए भी जो सोशल सिक्योरिटी फंड है वो क्रिएट किया जाएगा। उसमें उन्होंने लिखा है अभी कौन कौन इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। CSR में से भी इसको पैसे लेने के लिए छूट दी गई है। नेक्स्ट है, एक कॉमन लाइसेंस वुड बी इशूड फॉर कॉन्ट्रैक्टर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल प्रोमाइसेस। अब कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी रजिस्ट्रेशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, और फैक्ट्रीज के लिए भी और इंडस्ट्रियल प्रेमिसेस के लिए भी फैक्ट्री लाइसेंस चाहिए। इसके लिए अंडर सेक्शन 119 आपको कॉमन लाइसेंस का यहां पे प्रोविजन दिया गया है। अब जो पेनल्टी मैंने आपको बताई थी दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूं। ये है ऑब्स्ट्रक्टिंग द इंस्पेक्टर अप टू ₹2 लाख बट मिनिमम ₹1 लाख एंड इंप्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ्स। रोकना क्यों है भाई, तू आया है अपनी इंस्पेक्शन कर ले, हमें क्या दिक्कत है, 4 चीजें अच्छी ही बता के जाएगा। उसके बाद नॉन पेमेंट मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड 1 लाख रुपए तक, नॉट लेस देन 50,000। कंटिन्यूइंग ऑफेंस अप टू ₹2 लाख, contravention of any provisions up to ₹1 lakh, continuing offense imprisonment of 3 months, fine up to ₹2 lakhs। सर हमने इन चक्करों में पढ़ना क्यों है, हम कंप्लायंस पूरी करेंगे। अब प्रोडक्शन ऑफ फॉल्स रिकॉर्ड, फाइन ऑफ ₹1 लाख, imprisonment up to 3 months, continuing offense
imprisonment up to 6 months, and fine up to rupees 2 lakhs. Non-filing of site plans, up to 2 lakhs of fines, not less than 1 lakh. Contravention in the factory involving hazardous process, fine up to rupees 2 lakhs, extendable up to 5 lakhs. जो यहाँ पे हैजोडियस प्रोसेसेस हैं, केमिकल का काम होता है, फर्नेस का काम होता है, उसके लिए जो हैजोडियस प्रोसेस है वहाँ पे कोई भी वायलेशन नहीं करनी चाहिए। देखो वैसे ही डेंजरस वर्क है, तो बेटर ये है जितने भी हैजोडियस प्रोसेसेस हैं, केमिकल रिलेटेड वर्क हैं, फर्नेसेस हैं, कुपलाज हैं, वहाँ पे कंडीशंस हमें हर तरह की फैक्ट्रीज एक्ट की कंप्लाइंसेस प्रॉपर वे में करनी चाहिए। Continuous offense 25,000 rupees daily and imprisonment up to 3 years. अब बताइए पेनल्टी भरनी है या कंप्लायंस करनी है, ये तो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे है जी वायलेशन ऑफ सेफ्टी प्रोविजंस रिजल्टिंग इन एक्सीडेंट, imprisonment of 2 years and fine up to rupees 5 lakhs. ये देखो 4 लाख, 2 लाख, imprisonment 1 year, continuing डबल पनिशमेंट। उसके आगे कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस अंडर BOCW एक्ट। अच्छा, अब जो BOCW एक्ट में भी अगर हम कोई कंट्रावेंशन करते हैं, imprisonment अप टू 2 years, फाइन ऑफ रुपीज 5 lakhs बट नॉट लेस देन 2 lakhs। दोस्तों इन फाइन्स को देख के आगे अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे वाली स्लाइड में फिर फाइन्स की ही क्लॉज है। इतने फाइन्स इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिए, मेरे हिसाब से ये डराने के लिए नहीं इन्होंने फाइन इतने मल्टीप्लाई करे, इन्होंने ये कहा है भैया कंप्लायंस प्रॉपर कर लो ताकि इन चक्कर में पड़े ही ना। अब जो नेक्स्ट है वो है नाउ एम्प्लॉय विल आल्सो बी सब्जेक्ट टू फाइन फॉर नॉट एडहियरिंग द रूल्स अंडर फैक्ट्रीज एक्ट अप टू रुपीज 10,000। पहले क्या होता था जी, गलती किसी की भी हो, चाहे एम्प्लॉय की हो चाहे एम्प्लॉयर की हो, फाइन एम्प्लॉयर को ही होता था, प्रोसिक्यूशन एम्प्लॉयर की ही होती थी। अब तो दोस्तों अगर ये पता लग गया डिपार्टमेंट को भाई गलती तो एम्प्लॉय की है, तो फाइन उसके ऊपर भी होगा। भाई उसकी गलती के लिए एम्प्लॉयर की प्रोसिक्यूशन क्यों हो, ये प्रॉपर वे में इन्होंने ये बना दिया be fined up to rupees 10,000. All the above fines can be compounded under section 114. कंपाउंडिंग का क्या प्रोविजन है, हम एक एप्लीकेशन देंगे चाहे हमारी केस कोर्ट में चली गई हो, भैया गलती हो गई हमें माफ कर दो, अप्लाई प्रॉपर वे में, ये प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू हम करेंगे। 50% ऑफ द फाइन विल हैव टू बी डिपॉजिटेड, जो प्रोविजन है, और साथ में एक बॉन्ड भी भरना पड़ेगा। हाँ, अगर आप श्योर हैं भी गलती आपकी नहीं है, देन इट विल बी बेटर भी हम इसको लड़ें। मगर अगर हम समझते हैं भी हम यहाँ पे गलत हैं, तो फाइन कंपाउंड करा के हम कोर्ट कचहरी के चक्कर से बच सकते हैं। नेक्स्ट है ओनर्स। क्या होता था जी, वो चाइल्ड लेबर वाले आते थे, चाइल्ड लेबर वाले आके बच्चों को पकड़ के ले जाते, इसकी उम्र 18 ईयर से कम लग रही है, इसकी उम्र 17 साल की लग रही है, इसकी उम्र 15 साल की लग रही है, और एम्प्लॉयर बेचारा आधार कार्ड दिखाता रह जाता था जी, ये देखो जी इसकी उम्र यहाँ पे 22 लिखी हुई है, 19 ईयर लिखी हुई है, 18 ईयर प्लस लिखी हुई है। वो मानते ही नहीं थे जी, इसका मेडिकल चेकअप कराएंगे जी। अब नहीं, उन्होंने कहा है जी वर्कर का जो सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट है या आधार कार्ड है, वो माना जाएगा। एंड इट इज ए वेरी गुड मूव बोथ फॉर द वर्कर एंड फॉर द एम्प्लॉयर। फॉर असेसमेंट ऑफ एज, मेडिकल अथॉरिटी विल रिलाई ऑन आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एटसेट्रा। सो अब नेक्स्ट स्लाइड खत्म है जी, यहां पे पीछे करो। यानी असेसमेंट ऑफ एज, मेडिकल अथॉरिटी विल रिलाई ऑन आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एटसेट्रा। यानी अब जो सर्वेज होती थी, जो बचपन बचाओ आंदोलन या कोई हाई कोर्ट के आदेश या ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश के अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर आता था, अपनी ड्राइव चलाता था, ये रोकने के लिए
भी बच्चों की एम्प्लॉयमेंट बंद की जाए, अगर काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर को प्रोसिक्यूट किया जाए और बच्चों को उनकी कैद से छुड़ाया जाए। इन चीज़ों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं क्या होता था भी वर्कर की जो एज है वो 18 से ऊपर होती थी, मगर उसके पास आधार कार्ड के अलावा कोई प्रूफ नहीं होता था। मगर किसी वक्त जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो आधार कार्ड को एज प्रूफ मानने से मना कर देते थे, तो एम्प्लॉयर को प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ता था। अब उन्होंने इस एक्ट में क्लियर कर दिया भी असेसमेंट ऑफ एज में मेडिकल अथॉरिटी विल रिलाई ऑन आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी हरासमेंट एम्प्लॉयर की खत्म की गई है यहाँ पे। तो दोस्तों ये कुछ प्रोविजंस थे जो नए ऐड हुए हैं ओएसएच कोड में, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी कोड में। मगर दोस्तों मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा भी कंप्लायंस, चाहे वो पुराना फैक्ट्री एक्ट था, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट था, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट था, 29 टाइप के एक्ट थे और यहाँ पे तो 13 एक्ट इस कोड में आए। पहले भी उनकी कंप्लायंस जरूरी थी, अमेंडमेंट होते होते एक्ट क्या से क्या हो गया, उसको बाद में कोड में सभी एक्ट्स को जो सिमिलर एक्ट थे हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड थे उनको इकट्ठा करके एक कोड बना दिया गया और ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों की फैसिलिटी के लिए किया गया दोस्तों, एंड इट्स गुड फॉर बोथ। सो मेरा आपसे ये कहना है, हमें कोई भी लॉ हो गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया, हमारे लॉ मेकर्स द्वारा बनाया गया, बहुत कुछ सोच समझ के बनाया जाता है लॉ, हमें इसकी कंप्लायंस इंश्योर करनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट in the next episode with the last code which has now to be explained to all is industrial relation code. So thank you very much, wait for my next episode. Thank you.